अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 2 है। तो इसका जो पेज नंबर है वो हमारे पास है, पेज नंबर है 57 नंबर पेज है इसका, ठीक है। 57 नंबर पेज है। तो इसमें हम जैसे उन्होंने देखे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, हाउ टू मैयर वेदर, कि किस तरह आप मौसम को किस तरह मैयर यानी कि मापते हैं, यानी कि नापते किस तरह है। तो कोई भी चीज़ है, जैसे आपको दुनिया में कोई भी चीज़ है उसको किसी स्केल के साथ आपने फुट को ही नापने हो, मीटर नापने हो, तो उसके लिए मीटर जो है ना आप यूज़ करते हैं। तो इसके नापने के लिए जो रहता है ना, इसको नापने के लिए टेम्परेचर का यूज़ होता है, जिसको हम जो ना थर्मोमीटर कहते हैं। तो थर्मोमीटर के साथ हम टेम्परेचर को नापते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेदर पहले है क्या, पहले हमें ये भी तो पता होना कि वेदर होता क्या है। तो इसलिए हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ वेदर। कहता है व्हेन वी थिंक ऑफ वेदर, जब भी हम मौसम के बारे में सोचते हैं ना, वी ऑफन थिंक ऑफ इट एज रेनी और सनी, वार्म और कोल्ड। कहता है जब भी हम किसी मौसम के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि क्या बारिश हो रही है, या गर्मी है, ठीक है, या सूरज निकला हुआ है, या सर्दी है। यही कुछ चीज़ें हमारे फॉर कॉमन पीपल, यानी कि कॉमन पीपल रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो लोग हैं उनके जहन के अंदर यही चीज़ आती है। सच कॉमन टर्म्स आर इनफ टू नो डैट व्हाट काइंड ऑफ वेदर देयर इज़ ऑन एनी गिवन डे। यानी कि कोई भी रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो बंदा ना, उसके जहन में यही सवाल गूंजते हैं कि किस तरह का मौसम हो सकता है, गर्मी होगी, सर्दी होगी, या धूप निकली होगी, या मसलन कह लें बारिश हो रही होगी। तो इसी तरह की ये थे। तो किसी भी हर दिन को नापने के लिए, हम समझने के लिए इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं हाउ एवर मैनी इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट ऑफ वेदर। कहता है मुख्तलिफ, हाउ एवर जैसे कैसे कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़, यानी कि कह लें कि फैक्ट्रियाँ कह लें, इंडस्ट्रीज़ यानी कि जो मसलन होती हैं रोज़मर्रा की, गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं रिक्वायर्ड स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट ऑफ वेदर। वो वेदर को, मौसम को मसलन जानने के लिए मुख्तलिफ तरह की असेसमेंट करते हैं, यानी कि उसके लिए मुख्तलिफ तरह के थर्मोमीटर या कह लें किसी किस्म के आला का यूज़ करते हैं, ताकि उसे पता चल जाए कि आज के मौसम का टेम्परेचर कितना है और कैसा मौसम रहा है। तो इसमें यानी कि इसने इंडस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट की बात इस तरह की है। इसके लिए आप ये समझ सकते हैं जिस तरह हमारा PTV का अदारा है, न्यूज़ चैनल है, वो गवर्नमेंट के अंडर है। तो बाकी जितने भी हैं, समा हो गया, दुनिया न्यूज़ हो गया, 92 न्यूज़ हो गया, तो ये जितने भी हैं ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। तो हर बंदा जो मौसम की मालूमात हासिल करने के लिए या वो प्राइवेट सेक्टर से के ज़रिए करता है या गवर्नमेंट सेक्टर की तरह से करता है। तो ये यानी कि उसमें बता रहा है कि दरअसल मकसद क्या है, उसको यानी कि मैयर करना, पता करना कि होता क्या है। लेकिन दरअसल ये काम आम बंदे का नहीं होता, ये दरअसल साइंटिफिक वर्क होता है। इसको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, ये एक साइंसदानों का काम है, और साइंस के जो आलात वगैरह हैं उनके ज़रिए ही इसको किया जाता है। कहता है दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी जो होती है ना, ये कहता है कि इसकी स्टडी यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर जो है ना, जो यानी कि साइंस के ज़रिए जो इल्म हासिल किया जाता है ना मौसम का, उसको कहते हैं मेटेरोलॉजी। तो मेटेरोलॉजी जो होती है ना, उसको हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ वेदर विद द वे ऑफ साइंटिफिक, ठीक है। तो इसमें जो उन चीज़ की स्टडी करते हैं, जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट्स। यानी कि इनका काम क्या होता है, assesses weather by measuring its indicators like temperatures, rainfall, pressure, humidity, sunshine and cloudiness। यानी कि इनका मेट्रोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि असेस करते हैं, जानते हैं वेदर को, कि वेदर के अंदर वो इंडिकेटर यानी कि एक इशारा देते हैं कि आया कि मौसम जो है टेम्परेचर कैसा होगा, रेनफॉल बारिश होगी, प्रेशर मतलब गर्मी हो सकती है तेज़ ज़्यादा, ह्यूमिडिटी तरी यानी कि कह ले कि नमी हो सकती है, सनशाइन सूरज निकलेगा, या क्लाउडलीनेस बादल छाएंगे। कहता ऑन द बेसिस ऑफ दीज असेसमेंट दे मेक प्रिडिक्शन एंड फोरकास्ट अबाउट व्हाट द वेदर वुड बी लाइक इन द फ्यूचर। और इसी चीज़ों को सामने रखते हुए ना, वो इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए वो क्या करते हैं कि अंदाज़ा लगाते हैं कि आया कि मौसम गर्म होगा, सर्द होगा, बारिश होगी, धूप निकलेगी, या मसलन कह लें नमी होगी, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं द नेक्स्ट, इसमें जो हमारी बात आ जाती है वो आ जाता है मेन पर्पज़ क्या है, टेम्परेचर ही हमें बताएगा कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर को कैसे करेंगे कि ये हॉटनेस है, क्लाउडनेस है, या क्या है, या सॉरी कोल्डनेस है, हॉटनेस है, या क्या है वेदर। तो कहता है दैट
टेम्परेचर में कहता है द हार्डनेस और कोल्डनेस ऑफ वेदर इज कॉल्ड टेम्परेचर। गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी को ही हम मौसम की तब्दीली कहते हैं टेम्परेचर। एंड इट मेजर विद द थर्मोमीटर। वैसे मैंने आपको पहले बताया कि थर्मोमीटर, जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं, उसके ज़रिए ही हम इसका टेम्परेचर नापने का आला, इसको थर्मोमीटर को कहते हैं दर्जा हरारत नापने का आला, उर्दू में हम ये कहते हैं। कहता है द ऑर्डिनरी थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ हेलो ग्लास बल्ब अटैच विद द नैरो स्टीम विद द थ्रेड लाइक बोर। कहता है जो ऑर्डिनरी थर्मामीटर, जो आम आपको इजीली अवेलेबल है, ऑर्डिनरी नॉर्मल जो आपको मिलता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थर्मामीटर जो होते हैं वो होते हैं साइंटिस्ट के पास। जो ऑर्डिनरी थर्मामीटर है ना, ऑर्डिनरी थर्मामीटर यानी कि आम अमूमी तौर पे जो थर्मामीटर जो हम रोज़मर्रा बाज़ार से अवेलेबल है, उसके अंदर हेलो बल्ब, ग्लास बल्ब होता है जो अटैच्ड होता है नैरो सिस्टम विद अ थ्रेड लाइक बोर। थ्रेड लाइक, ये देखें, अगर आप इधर से हम पिक्चर में देख सकें ना, ये देखें पिक्चर में हमें ये देखें, ये नज़र आई, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये बल्ब वाला हिस्सा होता है। जैसे ही हम इसको वेदर को नापने के लिए हम देखते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली, ये ज़रूरी नहीं कि आप धूप में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा। आप कहीं पे भी, या किसी एक रूम के टेम्परेचर में भी बैठे हुए हैं ना, तो रूम का टेम्परेचर बता देगा। अगर आपने बाहर का टेम्परेचर देखना तो बाहर जाएंगे तो बाहर का टेम्परेचर बता देगा। जिस चीज़ का टेम्परेचर आपको चाहिए उस टेम्परेचर के अंदर थर्मामीटर को आप थोड़े टाइम के लिए रखेंगे तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली आपको बताता जाएगा कि कितना इसका टेम्परेचर है, कम है, ज़्यादा है। अब उसने जो पीक टेम्परेचर है ना, उसको रेड के साथ इसने इंडिकेट किया। रेड मतलब कि सबसे ज़्यादा गर्म। उसके बाद ऑरेंज कलर है, इसको उसने वार्म यानी कि हल्का गर्म में बताया। कूल में उसने तकरीबन ये ऑफ स्काई ब्लू कलर है। उसके बाद चिली में उसने बता दिया है कि हल्का ब्लू यानी लाइट ब्लू कलर है। उसके बाद देखें स्काई ब्लू कलर जो है वो कोल्ड में है। फ्रीजिंग में उसने ब्लू कलर को जो है ना इंडिकेशन के तौर पे यूज़ किया। ठीक है, अब इसमें उसने टेम्परेचर को देखें, इसने हार्ट को 30 to 40 के बिटवीन बताया और वार्म को देखें यानी कि 10 से 25 के बिटवीन उसने बताया। और कोल्ड को उसने 10, कूल को उसने 10 में बताया। चिली और कोल्ड को उसने 0 to 5, 0 to 10 तक बताया। फ्रीजिंग हमें ऑटोमेटिकली पता है माइनस में फ्रीजिंग शुरू हो जाती है। 0 से नीचे जितना भी टेम्परेचर जाएगा वो फ्रीजिंग में आ जाएगा। तो ये यानी कि टेम्परेचर के अंदर यही बताया उसने। इसमें इंडिकेशन ये दी है कि एक बोर लाइक, जैसे कि हम स्टडी कर रहे थे उसमें वो ये बता रहा था कि एक थ्रेड लाइक बल्ब होता है। थ्रेड लाइक बल्ब होता है द बल्ब फिल्ड विद अ लिक्विड यूजुअली मर्करी बट आल्सो अल्कोहल व्हेन वेरी लो टेम्परेचर नीड टू द मेजर। जब आपको बहुत ही कम टेम्परेचर नापना पड़े, बहुत कम टेम्परेचर से मुराद है जब आप फ्रीजिंग वाले टेम्परेचर में चले जाएं तो आपको नापना पड़े, उसके लिए अल्कोहल इस्तेमाल होता है, लिक्विड यूज़ होता है उसका। विच एक्सपैंड व्हेन द टेम्परेचर राइजेज, जब टेम्परेचर, अब देखें टेम्परेचर बढ़ने का मतलब गर्मी है, टेम्परेचर कम होने का मतलब सर्दी है। तो इसको हम ना कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर हम इसको मेजर करते हैं। कहता है इन ऑर्डर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द एयर अ थर्मामीटर इज प्लेस्ड इन द शेड। अब वही बात होगी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमने किसी कमरे का या किसी यानी कि कह लें किसी विंडो का या किसी रूम का या किसी एयर का, अगर हवा का हवा का हमने टेम्परेचर मालूम करना है ना, तो उसके लिए दरअसल हवा के लिए जो वर्ड होता है ना नापने का, उसका जो एग्जैक्टली उसका जो होता है ना नापने वाला, उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। हवा नापने का जो आला होता है कि कितना हवा का प्रेशर कितना है, किस सिस्टम है। लेकिन उसके अलावा काफ़ी यानी कि और भी अभी नेक्स्ट जो है ना चीज़ें यूज़ हो रही हैं जिसमें एनेमोमीटर होता है। इसमें ना वो हवा का प्रेशर देखते हैं, लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है। तो अभी हम नेक्स्ट में यही कर रहे हैं कि अगर आपने किसी भी एयर का टेम्परेचर नापना है तो उसके लिए आपको क्या होगा, आपने एडिक्यूट वेंटिलेशन टू एक्यूरेटली मेजर्ड एयर टेम्परेचर, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल। तो आपको उसके लिए उस शेड में उसके करीब जाना पड़ेगा। जैसे आपको मैंने बताया रूम का टेम्परेचर मालूम करना है तो रूम के अंदर थर्मामीटर थोड़े टाइम के लिए स्टे करवाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कितना टेम्परेचर है। कहता है अब टेम्परेचर की टाइप्स जो है ना 2 होती हैं। उसको कहते हैं सेल्सियस, जिसको हम सी के साथ
जो ना मोस्टली हम सी के साथ उसको जो ना वेरी करते हैं और फॉरेन हीट इसको एफ के साथ करें, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में जब भी हम बात करते हैं ना 22 टेम्परेचर जा रहा है तो हम वो सेल्सियस की बात कर रहे होते हैं, यानी कि सी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर 0 डिग्री की हम बात करेंगे तो वो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री हो जाएगा, यानी कि जो 0 डिग्री होता है, जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है 0 डिग्री पे टेम्परेचर चला जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो तब जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है ना वो 32 टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट का। लेकिन मोस्टली हम इधर सेल्सियस ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम सेल्सियस की बात ही करेंगे। कहते हैं द सेल्सियस स्केल इज़ फिक्स विद 2 पॉइंट्स, द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग। फ्रीजिंग मतलब मतलब बर्फ बनाने में, बॉइलिंग मीन उबालने में, पॉइंट ऑफ वाटर विच एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100। तो इसका मोस्टली हमारा टेम्परेचर जो होता है ना 0 to 100 डिग्री तक हम इसका नाप सकते हैं इस थर्मोमीटर के अंदर। तो कहता है द स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 यूनिट्स बिटवीन 0 to 100 डिग्री। तो ये 0 to 100 डिग्री तक इसका मेजर करता है। कहता है इन द फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इन इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर। अब देखें इसमें जो बात हो रही है ना वो सिर्फ इन दोनों का, सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का डिफरेंशिएट बताया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, मुआवजा किया जा रहा है इस चीज़ का कि अगर देखें इसमें जैसे उसने बताया है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस होना तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है ना रिस्पेक्टिवली। तो कहता है कि 0 to 100 जाता है, इसलिए अब वो कह रहा है, कहता है अगर फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो वो 32 डिग्री से लेकर वो 212 डिग्री तक जाता है। यहाँ पे 32 से मुराद 0 सेल्सियस है, ठीक है, और 212 से मुराद 100 सेल्सियस है, ठीक है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना 0 से 100 सेल्सियस तक जाता है, तो यहाँ पे वो बता रहा है 32 से 212 डिग्री। अब फ़ारेनहाइट के अंदर जो है ना 32 डिग्री से स्टार्ट होता है और 212 तक होता है, लेकिन अगर इसको हम कन्वर्ट करें सेल्सियस में तो वो 100 से लेकर 0 तक काउंट कर रहा है, यानी कि 212 फ़ारेनहाइट मतलब 100 सेल्सियस, 32 फ़ारेनहाइट मतलब 0 सेल्सियस। तो इसमें सिर्फ ये बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। 212 डिग्री इज ए फ़ारेनहाइट वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब उसके लिए उसने मुआवजा बता दिया, कहता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0 सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट मतलब कि बराबर है किसके, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। वही जैसे आपको मैंने बताया कि 32 डिग्री का मतलब 32 डिग्री यानी फ़ारेनहाइट के अंदर वो 0 सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के मुताबिक जो है ना काउंट किया जाता है। तो इसमें हम अगर देखेंगे तो यही आपको मैं बता रहा था कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होगा ना वो काउंट किया जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में, अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो काउंट किया जाएगा इक्विवेलेंट 212 डिग्रीज के। कहता दीज आर 2 मोर कॉमन स्केल बट यूज्ड बट देयर इज थर्ड स्केल कॉल्ड केल्विन टेम्परेचर स्केल। एक केल्विन टेम्परेचर स्केल भी होता है, आल्सो नोन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते हैं, लेकिन वो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होता। रोज़मर्रा ज़िंदगी मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अगर हम चले जाएं तो वो फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जैसे ब्रिटिश को जो है ना फॉलो करते हैं तो ब्रिटिश में सेल्सियस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो लेकिन जब हम टेम्परेचर देखते हैं ना, एक आदमी को बुखार आ गया तो बुखार में उसका टेम्परेचर चला गया 102 चला गया या इतना चला गया, तो वो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो उसका जो टेम्परेचर बन रहा होगा ना वो तकरीबन फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होगा, जो हम अक्सर अपने जो है ना फोरहेड के ऊपर वो एक लगाते हैं और उस पर चेक जो है ना एक स्टिक सी लगा के चेक करते हैं कि बुखार तो नहीं है। वो बुखार चेक करने वाला वो फ़ारेनहाइट के अंदर होता है, वो आपको बता रहा होगा 100 या 101 102 टेम्परेचर बता रहा होगा, वो फ़ारेनहाइट में बता रहा होता है। कहते हैं जो केल्विन वाला मैं आपको बता रहा था, सॉरी केल्विन जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है वो यहाँ पे हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। ह्यूमिडिटी, अब टेम्परेचर के अंदर मुख्तलिफ तरह की जो हमने इधर पीछे पढ़ा था, ह्यूमिडिटी हो सकती है, कोल्डनेस हो सकती है, हॉटनेस हो सकती है, रेनफॉल हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, सनशाइन हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले जो हमारी बात आ रही है ह्यूमिडिटी, इसको हम ना नमी भी कहते हैं, नमी, तरी उर्दू में कहते हैं। ह्यूमिडिटी इज कॉज्ड बाय वेपर्स मतलब नमी, यानी कि जब थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग होती है, नमी ये गर्मी में भी हो सकती है, सर्दी में भी हो सकती है।
ठीक है, विच इज़ व्हेन वाटर इज़ इंटरमिक्सड, यानी पानी हवा के साथ जब मिक्स हो जाता है ना तो फिर हम ये एटमॉस्फेयर जो है ना महसूस करते हैं, फील करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ द वेपोर इज एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो ये जो वेपोर का एटमॉस्फेयर जो काउंट किया जाता है ना क्वांटिटी, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। द मोर द वेपोर इन द एयर, जितना वेपर एयर के अंदर मौजूद होगा, कहता है द मोर द ह्यूमिडिटी एंड द मोर मॉइस्ट एयर वी वुड फील। कहता है जितना ज़्यादा हवा के अंदर ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी मॉइस्चराइजिंग, उतनी मॉइस्ट हम महसूस करेंगे, मॉइस्ट मीन नमी महसूस करेंगे। कराची इज़ द गुड एग्जाम्पल। इसके कहता है कि आपका पाकिस्तान का शहर कराची की आप एग्जाम्पल दें तो ये काफ़ी बेहतर होगी। वेयर मोस्ट ऑफ द ईयर, जिसमें ज़्यादातर साल के ज़्यादातर हिस्से में देयर इज़ हाई ह्यूमिडिटी एंड द फीलिंग ऑफ अनईजीनेस इज़ कॉमन। जिधर आपको बहुत ईजीनेस नहीं होती, अनईजीनेस मतलब कि जहाँ पर आपको प्रॉपर आपको सेटिस्फैक्शन मुतमिन नहीं आप होते, क्योंकि कोई पता नहीं सुबह सारा गर्म रहा है, रात को सर्दी हो गई है। क्योंकि उसकी मेन रीज़न भी है कि वो सी के करीब है, यानी कि उसको जो है ना समुंदर लगता है, इस वजह से भी है उसकी। तो कहता है ओनली एयर कंडीशनर रिड्यूस ह्यूमिडिटी। तो ये देखें जब गर्मी के अंदर नमी हो जाती है जिसको हम बरहास भी कहते हैं, तो उसकी वजह से सिर्फ एयर कंडीशनर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उसकी बरहास जो है ना कम की जा सके, ह्यूमिडिटी नमी। एंड वी स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, फिर हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अनईजीनेस मतलब अनकंफर्टेबल था, तो कंफर्टेबल यानी कि मुतमिन हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, उसके अलावा हम कह सकते हैं कोयटा इन बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के अंदर जो कोयटा एंड गिलगित है ना, कोयटा के अंदर जो बलोचिस्तान है एंड गिलगित इन गिलगित बल्तिस्तान, और गिलगित के अंदर जो रीजन है बल्तिस्तान का, आर द सिटीज दैट मच ड्राइनेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस मतलब खुश्की पाई जाती है। और इन अदर वर्ड्स कहता है एक्सट्रीमली लो ह्यूमिडिटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी की कमी होती है। कहता है कि अनलेस वी कैन मॉइस्चराइजर्स, यानी कि अब ये बताने का मकसद है कि वहाँ पर खुश्क सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा खुश्क सर्दी होने की वजह से हाथों की स्किन वगैरह जो है ना वो काफ़ी नुकसान पहुँचता है, जिसकी वजह से हम मॉइस्चराइज़र लगाने पर आवर स्किन लिप्स एंड फील चैप्ड एंड ड्राई, ताकि हम उसको खुश्क होने से अपने बता से हम चैपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं या मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह या इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कहता है एयर कैन ओनली होल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर। कहता है हवा जो है ना सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर जो है ना होल्ड करके रखी होती है, एंड वार्म एयर होल्ड मोर वेपर देन द कोल्ड एयर। अब देखें वही बात आ गई, कहता है वेपर जो ठंडी जो कोल्ड एरिया होता है ना, वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है कम होती है, जिसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। और जहाँ पे वेपोर ज़्यादा होता है वहाँ पे जो ना बरहास गर्मी पाई जाती है, तो वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने बताया था कि एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि कंफर्टेबल हासिल कर सकें। ठीक हो गया। उसमें वो ये कह रहे हैं एयर कैन ओनली होल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपोर मॉइस्चराइज एयर, सॉरी ये हमने पढ़ लिया। दीज वेपर्स व्हेन कंडेंस्ड बाय द कोल्डर टेम्परेचर। कहता है यही वेपर जब कोल्डर टेम्परेचर में जाते हैं ना तो ये क्या बना देते हैं, बादल बना देते हैं, रेन, स्नो, ड्यू एंड फॉग। तो ये मुख्तलिफ तरह की हमारी चेंजिंग आ जाती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, बर्फ़बारी हो सकती है, ड्यू एंड फॉग यानी कि धुआं आ सकता है, जिसको हम कहते हैं कि धुंध निकली हुई है बाहर, यानी कि इस तरह का माहौल हो जाए, यानी कि कह लें कि टेम्परेचर हो जाता है। कहता है दी अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर कैन बी मेजर्ड इन नंबर ऑफ वेज। मुख्तलिफ तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं वेपर को। द इंस्ट्रूमेंट मेजर ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड हाईग्रोमीटर। इसको हम हाईग्रोमीटर कहते हैं। दरअसल इसको हाईग्रोमीटर भी कहते हैं, हाईग्रो थर्मोग्राफ भी कहते हैं, थर्मोमीटर भी कहते हैं। लेकिन ये जो है ना ये हाईग्रोमीटर है, तो ये इसको हम इधर हाईग्रोमीटर तक ही बात को करेंगे। कहता है प्रिसिपिटेशन तो इज एनी, कहता है प्रिसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्लीट, हेल दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्काई। कहता है ये जो है ना precipitation is any form of rainfall, sleet, hail that is suspended from the sky, जो
यानी कि कह लें हवा में से आप अक्सर देखते हैं जब बारिश होती है ना तो ये स्लीट, ये आहिस्ता आहिस्ता बादल आप देखेंगे हवा में जो बादल होते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना शुरू हो जाते हैं। तो जब आगे जाना शुरू हो जाते हैं ना तो रेनफॉल इज मेजर्ड बाय द रेन गेज ऑन अ डेली और 24 आवर बेसिस। तो कहता है कि ये जो होते हैं ना सस्पेंडेड कर देते हैं स्काई से उनको, यानी कि कह लें किसी वक्त आप देखते हैं उर्दू में वो कहते हैं मतला अबरलूद है, यानी कि हमारा जो है आसमान है क्लियर है या आसमान के ऊपर क्लाउड है। तो ये जो होती है ना प्रिसिपिटेशन, तो ये उसको सस्पेंड करती है, रोक लेती है, रोक के रखती है, जिसकी वजह से हम जो है ना रेनफॉल का जो है ना उसके गेज के ज़रिए उसको मालूम कर सकते हैं कि बारिश कितनी बारिश हुई और कहाँ कहाँ पे बारिश हुई और कितनी मिकदार में बारिश हुई। कहता है टुडेज रेन गेज आर सिंपल टू यूज़ द प्री कैलिब्रेटेड स्केल ऑन देयर साइड। अब कहता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो बारिश होती है उसको गेज करने के लिए प्री कैलिब्रेटेड स्केल यूज़ होता है। certain precautions have to be taken against the effect of obstruction, wind, splashing and evaporation to get the accurate measure। कहता है इसके लिए मुख्तलिफ तरह की प्रिकॉशंस यानी तजर्बे भी किए गए, परहेज़ भी की गई, काफ़ी कोशिश की गई है कि जिसकी वजह से हम इसके ना एग्जैक्ट अच्छे तरीके से एक्यूरेट यानी कि अच्छे तरीके से इसकी मेजरमेंट कर सकें। इसके लिए कहता है बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, बहुत ज़्यादा जो है ना इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर किए गए हैं। उसके बाद कहता है सनशाइन, कहता है सनशाइन मैनी वेदर स्टेशन रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ सनशाइन ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स। कहता है सनशाइन होता है ना मैनी वेदर स्टेशन रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ सनशाइन ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स। बहुत ज़्यादा सनशाइन की ना आप देखें जो सनशाइन है ना उसको भी देखने के लिए कि सन किस एंगल में कितनी मिकदार में सनशाइन कितनी रोशनी इसकी ज़्यादा है, तेज़ है, सनशाइन कितना ज़्यादा हो रहा है उसको भी मेजर करने के लिए एक जो है ना सनशाइन रिकॉर्डर होता है, उसको हम कहते हैं कैम्बेल स्टोक्स कहते हैं। कहता है टिपिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द कैम्बेल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर। इसको सनशाइन की रेज को और उसके प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए हम उसको कैम्बेल स्टोक शाइन रिकॉर्डर कहते हैं। उसका कहता है दिस कंसिस्ट ऑफ ग्लास बॉल विच फोकसेस द सन रेज बर्निंग अ होल इन एन इंडेक्स कार्ड। तो ये यानी कि कह रहा है कि इसका जो काम होता है इसके अंदर एक बॉल होता है, ये जैसे अगर हम पिक्चर में देखें ना, ये देखें ये कैम्बल स्ट्रोक बना हुआ है, पिक्चर में देखें तो ये एक बॉल है। तो जैसे ही इसको ऊपर से उसके जाविया को यानी एंगल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वो बॉल जो है ना रोटेट करता है। तो रोटेट जैसे ही वो बॉल करता है ना होल बर्निंग के अंदर तो वो उसके अंदर इसकी सनशाइन की रिकॉर्डिंग जो है ना होनी शुरू हो जाती है। फिर पता चल जाता है कि सूरज कितनी तेज़ है। यानी अक्सर औकात जब हम देखते हैं ना इक्लिप्स लगता है जिसको हम कहते हैं सूरज ग्रहण भी कहते हैं, तो इक्लिप्स जब लगता है ना उसमें अक्सर देखा जाता है कि सूरज कितनी मिकदार में है, कितना सनशाइन की रेज ज़्यादा है कम है, उसके लिए कैम्बेल स्टोक का इस्तेमाल होता है। कहता है एयर प्रेशर में मैंने आपको बताया था ना एक एयर का प्रेशर के लिए हम जो है ना बैरोमीटर यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था इसके लिए थोड़े टाइम पहले मैं अभी बात कर रहा था कि एयर प्रेशर को फाइंड आउट करने कहता है लाइक ऑल फ्लूइड्स द एयर एक्सपर्ट प्रेशर ऑन एवरीथिंग विद इन एंड अराउंड इट। कहता है बहुत से लाइक द फ्लाइट्स कहता है ऑल दो वी डू नॉट फील इट। कहता है बहुत ज़्यादा एयर की प्रेशर एक्सपर्ट होते हैं, प्रेशर जो होता है ना वो उसको हमारे इर्द गिर्द हमारे अंदर जो है ना एयर का प्रेशर होता है लेकिन हम अक्सर औक़ात महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेशर इज़ अ फोर्स और वेट, वो फोर्स यानी कि ताकत के अंदर हो सकता है या वेट वजन के अंदर हो सकता है। कहता है एक्साइटेड ऑन ए सरफेस पर यूनिट एरिया, ये पर यूनिट एरिया के हिसाब से एयर का प्रेशर होता है। कहता है एंड इज मेजर्ड इन पास्कल, PA पास्कल के अंदर इसको निकाल के जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग अ बैरोमीटर। यानी इस पूरे स्ट्रक्चर में उसने यही बताया कि हवा, हम कहते हैं ना अक्सर गर्मी में कहते हैं यार जैसे हवा बंद है या हवा बहुत तेज़ है, कभी अक्सर महसूस करते हैं। तो कहते हैं जब हमें हवा महसूस हो या ना हो, दोनों सूरतों में हवा होती है लेकिन ये हमारे अंदर यानी विद इन हमारे साथ होती है या हमारे आउटर लेयर में होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता। लेकिन इसकी जो प्रेशर होता है उसको फोर्स या वेट में कहते हैं। तो उसका वेट मेजर करने के लिए पास्कल में होता है जिसको PA के साथ जो है ना मंसूब किया जाता है। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो इसमें लास्ट वाला वो कह रहा है विंड है, कहता है विंड का हमें पता है, ईयर को हवा को विंड कहते हैं।
कहता था एयर इज़ नियरली ऑलवेज इन द मोशन, हवा हमेशा मोशन के अंदर ही रहती है। एंड दिस इज़ फेल्ट एज विंड, जिसको हम महसूस करके कहते हैं कि ये हवा है। टू फैक्टर्स आर नेसेसरी टू स्पेसिफाई विंड, कहता है कि इसके अंदर दो कॉमन फैक्टर्स नेसेसरी बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। दो कॉमन फैक्टर हैं, टू फैक्टर्स हैं जिसको स्पेसिफिक विंड कहते हैं। एक इसकी होती है डायरेक्शन और एक स्पीड होती है। यानी हवा में हम देखते हैं कि यार हवा की रफ्तार कितनी है और इसकी डायरेक्शन क्या है, यानी ईस्ट है। अक्सर औकात अब तो नहीं, काफ़ी टाइम पहले देखे ना, काफ़ी टाइम पहले एक उन्होंने एक कॉक सा बना होता था, एक मुर्गे की शक्ल सी बनी होती, तो उसके राइट लेफ्ट के अंदर ईस्ट वेस्ट और साउथ का निशान होता था नीचे की तरफ, ठीक है ना। दो थे, साउथ और जो है ना नॉर्थ का होता था साइन, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता था ना उसके ऊपर कॉक बना होता था। जब हवा का प्रेशर जिस सिमत में होता था ना, उस सिमत के अंदर वो जो ना जो होता था ना शटल कॉक ऊपर वाला जो था वो उस सिमत में चला जाता था, तो उससे ये पता चलता था कि हवा की डायरेक्शन ये है। लेकिन स्पीड मालूम करने के लिए ये नहीं होता। स्पीड मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एनेमोमीटर होता है जिससे स्पीड जितनी दफ़ा वो प्लेट्स मसलन कह लें कि रोटेट होती हैं ना, जिस रफ्तार से रोटेट होती हैं उस हिसाब से पता चलता है कि इसकी रफ्तार कितनी है। तो लिहाजा वो कह रहा है कि डायरेक्शन और स्पीड मालूम की जाती है। एयर मूविंग फ्राम द नॉर्थ ईस्ट, ये देख लेना इसमें NEO होगा या SW, वो जो मैंने आपको बताया ना कॉक होता है जिसके ऊपर मुर्गे की तस्वीर बनी होती है, लेकिन उसके साथ दो उसके इंडिकेटर होते हैं, राइट और लेफ्ट वाला। उस एक का मतलब होता है NE यानी कि नॉर्थ ईस्ट और दूसरे का मतलब होता है साउथ वेस्ट। तो ये बताते हैं कि हवा की डायरेक्शन सिमत किस तरह की है, लेकिन उसकी रफ्तार मालूम करने के लिए हम जो है ना एनेमोमीटर का सहारा लेते हैं। ये पिक्चर के अंदर बता भी रहा है एनेमोमीटर। तो इसको कहते हैं कॉल्ड अ नॉर्थ ईस्ट विंड, उसको नॉर्थ ईस्ट विंड कहते हैं या साउथ वेस्ट विंड होती हैं। ये दो तरह की विंड्स होती हैं। द विंड स्पीड इज मेजर्ड यूजिंग एनेमोमीटर के जरिए हम इसको करते हैं। ये जैसे मैं आपको बता दें, ये एक पिक्चर बनी हुई है, ये जितनी दफ़ा रोटेट करता है ना उतनी दफ़ा यहाँ पे काउंटिंग होनी शुरू हो जाती है। ये नीचे नंबर्स बने हुए हैं, काउंट होते हैं। कहता है द विंड स्पीड कैन बी एक्सप्रेस इन माइल्स और किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर और किलोमीटर के हिसाब से करते हैं, और पर सेकेंड के अंदर इसकी रफ्तार काउंट की जाती है। कहता है नेवी एंड एविएशन यूजेस द यूनिट नॉट्स आर एज ए फोर्स ऑन द ब्रेफोर्ड स्केल। कहता है नेवी, अब नेवी में जो होते हैं नॉर्मली जो बहरी शिप्स वगैरह में होते हैं लोग, यानी कि जो बहरी जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो है ना एविएशन का यूज़ जो करते हैं वो यूनिट नॉट का यूनिट होता है और फोर्स का F का यूनिट होता है। कहता है ये क्या करते हैं बियोफोर्ड स्केल यूज़ करते हैं वो इससे एक जदीद टेक्नोलॉजी में वो यूज़ करते हैं। उन्होंने उसमें जो हवा जो होती है ना, जो शिप चला रहे होते हैं वो जो उसका वाटर में होता है ना, जो हम जिसको हम बहरी बेड़ा कहते हैं, जो हम नॉर्मली शिप होते हैं जो पानी के अंदर चलते हैं, उनके लिए इस नॉट की इसकी इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उन्होंने देखना होता है कि हवा का प्रेशर जिस सिमत में, अगर ये हवा के एयर के अपोजिट जाएंगे तो इनको नुकसान होगा इस सेंस में कि इनकी रफ्तार कम होगी। इसीलिए ये हवा की तरफ का रुख करते हैं ताकि अपनी जर्नी में डेस्टिनेशन में जल्दी पहुंच सकें। फॉलोइंग टेबल गिव्स अस एन आइडिया टू रिलेशनशिप ऑफ विंड स्पीड एंड इट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। कहता है ये जो नीचे वाला टेबल है ना, ये आपको इसमें बताता है कि किस हिसाब से जो है ना इसकी फोर्स में एनवायरनमेंट में आपको ये पता चलता है कि इसकी कितनी रफ्तार से आ रही है। कहता है फोर्स ज़ीरो में काम होता है, स्मोक राइजेज वर्टिकली ज़ीरो मल्टी यानी कि माइल पर आवर, ये स्पीड बता रहा है 0 माइल पर आवर। 1 के अंदर कहता है लाइट एयर स्मोक ड्रिफ्ट है, 1 to 3 इसकी रफ्तार होगी। 2 में लाइट ब्रीज है, हल्की हवा है। लीव रसल जिसमें ना पत्ते हल्के हल्के हिलते हैं, मूव होती है विंड में, हल्के हल्के पत्ते हिलते हैं। नंबर 3 फोर्स के अंदर कहता है जेंटल ब्रीज होती है। लीव इन कांस्टेंट मोशन, लीव हल्के हल्के मोशन में रहते हैं। लाइट फ्लैग एक्सटेंडेड, और फ्लैग भी हल्का हल्का हिलता है। उसके बाद कह रहा है 4 मॉडरेट ब्रीज, इसमें कहता है रेजिस डस्ट एंड लूज पेपर, स्मॉल ब्रांचेज मूव, इसमें छोटी जो ब्रांचेज होती हैं ना, जो छोटे दरख्त की जो ब्रांचेज है वो मूव करती हैं। कहता है फोर्स 5 के अंदर फ्रेश ब्रीज यानी कि स्मॉल ट्री स्वे क्रिस्टेड वेवलेट्स
एंड इन लैंड वाटर, ये पानी के अंदर भी हल्की हल्की कह लें कि लहरें वगैरह भी आती हैं, ये इसमें बता रहा है। कहता है स्ट्रॉन्ग ब्रीज नंबर 6, लार्ज ब्रांचेस इन मोशन, विस्लिंग इन टेलीग्राफ, यानी कि ऐसी आवाज़ साउंड करते हैं जैसे कोई आवाज़ विस्लिंग हो रही है, सीटी की तरह की आवाज़ आती है। 7 में वो कह रहा है मॉडरेट गेल, यानी कि होल ट्री इन द मोशन, यानी कि ये हवा ज़्यादा ख़तरनाक में चली जाती है, हवा आस्ता आस्ता अपना रुख तेज़ करती जा रही है। 8 के अंदर फ्रेश गेल है, ब्रेक ट्विग ऑफ ट्री, इसमें अक्सर औक़ात जो दरख्त हैं वो कट भी जाते हैं, इतनी तेज़ हवा होती है। इम्पेल्ड वॉकिंग, चलने में मुश्किल हो जाती है। 9 नंबर स्ट्रॉन्ग गेल है, स्लाइड स्ट्रक्चरल डैमेज टू बिल्डिंग, ये आस्ता आस्ता बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने में चला जाता है। इसकी रफ्तार होती है 40 to 55 किलोमीटर माइल पर आवर की रफ्तार होती है। ये सारे इसकी इन्होंने बताई हुआ है 0, 1 to 3, 4 to 7, 8 to 12, 13 to 18, 19 to 24, 25 to 31, 32 to 38, 39 to 46, ये इसमें, और 47 to 54, इसमें वो बता रहा है माइल पर आवर की रफ्तार, यानी कि एक कितने माइल, यानी कि 54 माइल 1 घंटे के अंदर रफ्तार के अंदर हवा का प्रेशर होता है। नंबर 10 की फोर्स के होल गेल होता है कि लार्ज ब्रांचेज के जो शाखें होती हैं ना दरख्तों की, वो कटना शुरू हो जाती हैं। सम ट्री अपरूटेड, और वो अपनी जड़ों से, कुछ दरख्त तो अपनी जड़ों से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और 11 फोर्स के अंदर तो स्टॉर्म, जिसमें आप उसको कहती हो कि यार बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गया, यानी कि मसलन कह लो लार्ज ट्री, यानी कि बड़े जो घने दरख्त हैं वो भी अपरूटेड हो जाते हैं, जिसको आप ये कहते हो स्टॉर्म मतलब तूफ़ान आ गया जी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है जो है ना वो नुकसान पहुंचा रही है। इसकी रफ्तार होती है 64 to 72 किलोमीटर माइल पर आवर्स। अब माइल्स किलोमीटर से ज़्यादा होते हैं, ये माइल्स में बता रहा है। उसमें कह रहा है फोर्स नंबर 12 में हैरिकेन होती है, वाइड स्प्रेड अकर्स, डैमेज अकर्स, ये दूसरी चीज़ों का रोज़मर्रा ज़िंदगी में नुकसान पहुंचा देती हैं। ये 73 माइल पर आवर के अंदर इसकी प्लस में रफ्तार होती है। तो ये इसमें इन्होंने एक ये भी बताई है बात नीचे, कहते हैं डिड यू नो डैट द विंड्स ऑन द अर्थ अकर इनसाइड द टोर्नेडोज वेयर विंड स्पीड कैन बी रीच 250 माइल्स पर आवर्स। कहता है जब टोर्नेडोज आता है ना, टोर्नेडोज होता है कि ये एक काइंड ऑफ स्टॉर्म होता है, जब ये आता है ना अक्सर औक़ात, इसके अंदर कहता है 250 माइल पर आवर की रफ्तार हो जाती है, कि यानी एक इंसान अगर उसके अंदर कह लें कि सर्वाइव नहीं कर सकता, हो सकता है एक इंसान को उठाकर वो कहीं दूर जगह फेंक दे, इतनी तेज़ हवा होती है इसमें। तो ये हमारी एक्सरसाइज तो वो यूनिट 3 और चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, और फिर इनकी फिल इन द ब्लैंक्स और करेक्ट आंसर वाले जो होंगे वो इंशाल्लाह हम करते हैं अभी जी। अभी हम पेज नंबर 5 पे हैं नोट्स के, तो इसमें हमने यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 के हम अभी, जैसे मैंने बताया था कि एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम ना शॉर्ट क्वेश्चन पे हम ना इंशाल्लाह फोकस करेंगे। इसमें वो कह रहे हैं कि शॉर्टली डिफाइन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है व्हाट इज़ वेदर, मौसम होता है क्या। ये ज़ाहिर है बड़ा ये एक क्वेश्चन हमारे ज़हन में राइज होता है कि वेदर दरअसल क्या है। तो उसमें यही उन्होंने बताया था दैट स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट पर्टिकुलर प्लेस and time as regarded heat, cloudiness, dryness, sunshine, wind and rain etc. ये मौसम के हिस्से के अंदर शामिल होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, गर्मी है, बादल छाए हुए हैं, खुश्की है यानी कि ड्राइनेस है, यानी कि उसके अलावा सनशाइन, धूप निकली हुई है, हवा है या बारिश हो रही है। कहता है व्हाट इज़ द मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी हमने यही पढ़ा था कि जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर होती है ना उसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो कहता है व्हाट इज़ टेम्परेचर। कहता है द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड टेम्परेचर एंड इज़ मेजर्ड विद द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के ज़रिए हम इसको टेम्परेचर को मेजर करते हैं, सर्दी या गर्मी को। कहता है हाउ द वेदर इज़ असेस्ड, किस तरह एक आप, कहता है किस तरह वेदर को आप असेस्ट करते हैं, यानी कि किस तरह आप वेदर को जांच पड़ताल करते हैं कि इधर के ये जो है, इधर के ये वेदर कैसा वेदर है, गर्म है, सर्द है या क्या है, तो आप किस तरह इसको असेस करते हैं। तो ये दरअसल असेस करने का काम जो होता है ना मेट्रोलॉजिस्ट का होता है काम। तो ये असेस करते हैं वेदर को बाय मेजरिंग विद इंडिकेटर्स लाइक टेम्परेचर है, रेनफॉल है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, सनशाइन है या क्लाउडलीनेस है।
क्लाउडीनेस है। अच्छा जी, कहता है कैलिब्रेटेड स्केल इज़ यूज फॉर द व्हाट पर्पस। कहता है जो कैलिब्रेटेड स्केल होता है ना वो किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। कहता था अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इज़ मेजर्ड बाय द कैलिब्रेटेड स्केल के ज़रिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन, किसी चीज़ को नापना हो, किसी चीज़ की लंबाई, एक्सपेंशन उसकी लंबाई, कंट्रैक्शन उसको लंबाई को या किसी चीज़ को नापने के लिए जो हम इसकी करते हैं ना, उसको नापने के लिए जो आला यूज़ करते हैं उसको हम कैलिब्रेटेड स्केल कहते हैं। तो उसके बाद आगे कहता है व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी। ये मैंने आपको बताया ह्यूमिडिटी होती है तरी, वेपर जिसके अंदर मॉइस्चराइजिंग होता है एयर के अंदर, वो होता है। द क्वांटिटी ऑफ द वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। कहता है व्हाट इज़ द प्रिसिपिटेशन होती है इज़ एनी फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्लीट, हेल्स, यानी हेल्स मतलब ओले वगैरह, यानी बर्फ़बारी हो रही, बारिश के साथ किसी किस्म के ओले होते हैं, या जो होता है ना उसको सस्पेंड कर दिया जाता है स्काई के अंदर ही, यानी कि आसमान के ऊपर ये उसको सस्पेंड कर देते हैं, इसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन कहते हैं इसको। उसके बाद कहता है डिफाइन द कैम्पबेल स्टोक। कैम्पबेल स्टोक वो मैंने आपको ये बताया था कि जो हम सनशाइन, सूरज कितनी रफ्तार से आ रहा है, सूरज कितनी रफ्तार में तेज़ रोशनी है, आहिस्ता मतलब कम रोशनी है, या इसमें थोड़ा सा डार्कनेस का एलिमेंट है, तो कहता है उसको जो मापते हैं ना, जो मापने वाला आला होता है ना, उसको वो कहते हैं कैम्पबेल स्टोक में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। कहता है दिस कंसिस्ट ऑफ ग्लास बॉल विच फोकसेस द सन रेज बर्निंग अ होल इन एन इंडेक्स कार्ड। कहता है व्हाट इज़ यूज़ ऑफ बैरोमीटर। मैंने आपको बताया था बैरोमीटर जो होता है ना एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करने के लिए जो यूज़ होता है उसको बैरोमीटर कहते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसमें वो पूछ रहे थे व्हाट इज़ विंड। विंड क्या होती है। कहता है द एयर इज़ नियरली ऑलवेज इन द मोशन एंड दिस इज़ फेल्ट एज विंड। जो हवा होती है ना हमेशा हमारे इर्द गिर्द होती है, जिसको हम अपने वर्ड में विंड कहते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे शुरू हो गए हैं। ये नेक्स्ट पेज था, पेज नंबर 6 था, उसी के ऊपर है लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ये मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया है, इसके अंदर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या फ़र्क है। अब वही जो मैंने आपको उधर एक्सप्लेन करके बताया ना, उधर ही अगर आप देखते हैं ना तो जो मैंने आपको पढ़ाया उसी में आप यही बात, उधर भी यही है, उसी को मैं दोबारा बताता हूँ आपको। कहता है द सेल्सियस स्केल इज़ फिक्स्ड बाय 2 पॉइंट्स, द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कहता है विच एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 सेल्सियस। वो बता रहा है कि जो सेल्सियस स्केल होता है ना उसके अंदर सिर्फ फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का वाटर का पता लगता है। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री तक, यानी कि 0 के अंदर फ्रीजिंग शुरू हो जाती है, 100 के अंदर बॉइलिंग शुरू हो जाती है। तो कहता है सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, यानी कि रिस्पेक्टिवली मुख्तलिफ तरीके से होती है, यानी कि अलग अलग, रिस्पेक्टिवली मतलब अलग अलग। कहता है द स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 यूनिट्स बिटवीन 0 to 100 डिग्रीज। 0 to 100 डिग्रीज के अंदर ये जो है ना मुश्तमिल होता है, ठीक है, ये होता है। तो उसके बाद वो कह रहा है इन द फॉरेन स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज़ द वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर। कहता है जो फ़ारेनहाइट के अंदर होता है ना, फ़ारेनहाइट 32 से 212 डिग्री तक होता है। 32 के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 212 के अंदर डिग्री होता है ना वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम देखें तो वो काउंट किया जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। 0 सेल्सियस मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का। कहता है इसी तरह 0 डिग्री वही बात जो मैं आपको बता रहा था उन्होंने नेक्स्ट में बता दिया। कह रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू द 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो मैंने बताया ना 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 212 फ़ारेनहाइट डिग्री। अच्छा, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट ऑफ वेदर precipitation। कहता है precipitation is any form of rainfall, sleet, hail that is suspended from the sky। कहता है precipitation जो है एक फॉर्म है रेन स्लीट की जो उसको सस्पेंड कर देती है फ्रॉम द स्काई, सूरज जो आसमान पे उसको थोड़ी सी दूर कर देती है क्लाउड्स को। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय अ रेन गेज ऑन अ डेली
आर 24 आवर बेसिक रेन गेज आर सिंपली टू यूज़ द स्केल ऑन द अदर साइड। कहता है जो रेनफॉल होती है ना, जो बारिश हो बरसती है, उसको गेज के अंदर पता चलता है कि कितनी बारिश आज हुई है, कितना आसमान से पानी नीचे की तरफ आया है, उसको मालूम करने के लिए उसको रेन गेज कहते हैं। तो कहता है सर्टन प्रिकॉशंस, यानी कि बहुत ज़्यादा कह लें कि तजर्बात किए गए हैं, परहेज़ वगैरह या बेहतरी लाई जा सकी है टू बी टेकन अगेंस्ट द अफेक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, यानी कि अब्स्ट्रैक्शन यानी कि रोका जा सके, विंड स्प्लैशिंग एंड एवेपोरेशन टू गेट एन एक्यूरेट मेजरिंग। यानी कि देखिए जब हम बारिश का पानी का टेम्परेचर, बारिश का पानी का जो है ना हम गेज के अंदर देखेंगे कि कितना पानी, यानी कि कितनी मिकदार में पानी आया है, तो ज़ाहिर है वो पानी हवा तेज़ होने की वजह से पानी एग्जैक्टली नहीं भी पता चल सकेगा। तो ये जितनी भी रुकावटें हैं बारिश नीचे गिरने से, पानी नीचे गिरने से, स्प्लैशिंग मतलब जो पानी का साउंड है वो साउंड पैदा होने से, और एवेपोरेशन या उसके साथ जो नमी आ रही है उसको रोक कर एक्यूरेट यानी कि 100% रिजल्ट देने के लिए जो है ना मुख्तलिफ तरह के प्रिकॉशंस किए गए हैं ताकि वो गेज जो है ना रेन गेज वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट दिखा सके। कहता है उसके बाद आ जाता है, ये है क्वेश्चन लॉन्ग, उस लॉन्ग का हिस्सा है। पहले हमने पढ़ा प्रिसिपिटेशन पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट था प्रिसिपिटेशन था, दूसरा था सनशाइन था। सनशाइन में कहता है मैनी वेदर स्टेशन रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ सनशाइन ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स। डे लाइट आवर्स के अंदर जो है ना रिकॉर्ड किए जाते हैं सनशाइन के अंदर, जो मैंने आपको बताया था कैंपल स्टोक होता है ना उसके अंदर सनशाइन रिकॉर्ड किया जाता है। दिस कंसिस्ट ग्लास बॉल फोकस सन रे ब्लोइंग बर्निंग अ होल इन एन इंडेक्स कार्ड, जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या इसके अंदर एक मैंने वो आपको डायग्राम में बताया था कि इसके ऊपर जो है ना एक बॉल बना होता है, उस बॉल को ना वो जो आप इंक्रीज़ करते हैं ना वो मीटर को जितना इंक्रीज़ करते हैं वो बॉल उतना रोटेट करता है, जितना डिक्रीज़ करता है उतना बॉल जो है ना रोटेट करता है। उस हिसाब से ये फिर इस होल बनने के अंदर इंडेक्स कार्ड के अंदर वो फिर रिजल्ट बताता है कि ये क्या रिजल्ट जा रहा है इसका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर कहता है लाइक ऑल फ्लूइड्स द एक्सपर्ट प्रेशर the exerts pressure on everything within and around it, although we do not feel atmospheric pressure is measured by the barometer। वही बात आ गई जो मैंने पहले बताया था ना, एयर प्रेशर यानी कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हवा होती ज़रूर है हमारे इर्द गिर्द, लेकिन हमें महसूस नहीं होती। लेकिन जब हम कभी महसूस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हवा तेज़ है, कम है या बंद हो गई है। तो कहता है ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है, कहता है विंड, द एयर इज नियरली ऑलवेज इन द मोशन एंड दिस इज फेल्ट एज विंड। कहता है इसीलिए तो जो हवा होती है ना, तो उस जो हमारे इर्द गिर्द जो एयर का मोशन होता है ना, उसको जो हम महसूस करते हैं उसको हम विंड यानी कि हवा कहते हैं। कहता है टू फैक्टर्स आर नेसेसरी टू स्पेसिफिक विंड। आपको किसी भी आपको यानी कि विंड को फाइंड आउट करने के लिए ना दो स्पेसिफाई फैक्टर्स चाहिए, और वो उनको कहते हैं स्पीड और डायरेक्शन। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हवा की रफ्तार कितनी है और इसकी डायरेक्शन कितनी है। एयर मूविंग फ्राम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट की तरफ ट्रैवल करती है, यानी कि एयर मूविंग करती है फ्राम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की तरफ ट्रैवल करती है। तो यही बात हो रही थी कि साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट विंड। इसको हम इस नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट विंड को जो कहते हैं ना, हम नॉर्थ ईस्ट विंड कहते हैं। द विंड स्पीड इज मेजर्ड यूजिंग एन एनेमोमीटर। ये एनेमोमीटर जो होता है, एनेमोमीटर होता है ना, इसके ज़रिए हम उसकी स्पीड को मेजर करते हैं। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अभी हम ना चूज़ द करेक्ट आंसर करेंगे। कहता है द बल्ब इज़ फिल्ड विद लिक्विड यूजली जो बल्ब होता है ना उसको हम मरकरी कहते हैं, यानी ये थर्मोमीटर की बात हो रही है। जो थर्मोमीटर के ऊपर बल्ब लगा होता है ना, शीशे का जो बल्ब लगा होता है उसको हम मरकरी कहते हैं। तो इस ब्लैंक के अंदर हम मरकरी लिखेंगे इधर। उसके बाद कहता है देयर आर मेनली कितने टाइप्स ऑफ टेम्परेचर की हमने अभी तक जो देखा था मेनली हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है ना। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर, लेकिन उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कैल्विन टेम्परेचर भी होता है, उसके अलावा हम थर्मोमीटर भी होता है। तो इधर हम इसमें जो लिखेंगे ना, इसमें हम 2 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर करेंगे। इधर ये गलती से इनके ऊपर 10 लग गया हुआ है, तो ये 10 को आपने नहीं देखना, ये हमारा हम अंडर इसको 2 वाले को देखेंगे। 2 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ी हैं, क्योंकि देखें
सॉरी वो जो मैं आपको बता रहा था ना केल्विन स्केल, वो तो टेम्परेचर मालूम करने के लिए सॉरी है, वो मैं आपको बताना भूल गया। वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, टू काइंड ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़े हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था इसमें कि टू टाइप्स ऑफ टेम्परेचर होते हैं, एक होता है सेल्सियस में और एक होता है फ़ारेनहाइट के अंदर। तो ये उन टू की बात हो रही थी। तो 10 वाला जो इन्होंने यहाँ पर टिक किया हुआ ये बाय मिस्टेक हो गया, तो आप 2 के ऊपर फोकस करिएगा, ठीक है ना। तो ये वाला नहीं होगा, तो इधर हम 2 करेंगे, क्योंकि सेल्सियस C और फ़ारेनहाइट F वाला हमने पढ़ा है इसका, ठीक है। तो इस पे आप फोकस करिएगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हमने 2 पढ़े हैं। कहता था क्वांटिटी ऑफ वेपोर इज इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। अब देखें मैंने आपको ये बताया था कि जो वेपोर नमी होती है ना हवा के अंदर जो मॉइस्चराइजिंग के साथ होता है उसको क्या कहते हैं, जिसमें कराची की उन्होंने एग्जांपल भी दी थी, तो उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। उर्दू में हम उसको बरहास भी कहते हैं, यानी कि गर्मी की वजह से जो नमी होती है उसको हम बरहास भी कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम जो है ना ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें आ गया, हाँ, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे ह्यूमिडिटी के ऊपर। कहता था हार्डनेस और कोल्डनेस ऑफ वेदर इज कॉल्ड टेम्परेचर। बिल्कुल बिल्कुल, टेम्परेचर मालूम किया है किस चीज़ का जाता है, गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़, यानी कि टेम्परेचर मालूम किया जाता है कि इधर के गर्मी है कि सर्दी है, तो इसलिए टेम्परेचर ही मालूम किया जाता है गर्मी या सर्दी का। कहता था विंड स्पीड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनोमीटर पर आवर। हाँ जी, ये हमने एनेमोमीटर पढ़ा, ये जो लास्ट लॉन्ग के अंदर हमने पढ़ा था ना कि जो विंड की स्पीड मेजर करने के लिए जो हम एक जो ना मीटर यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एनेमोमीटर, एनेमोमीटर कहते हैं इसको। तो इसके अंदर दरअसल होता क्या है कि इसमें जितनी दफ़ा ये रोटेट करता है ना उतनी दफ़ा स्केल के अंदर ना पॉइंट बढ़ते कम होते जाते हैं। अच्छा, इसमें आ गया, लास्ट आ गया हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया। फिल इन दी ब्लैंक्स में वो पूछ रहा है, कहता है द सेल्सियस स्केल इज फिक्स्ड बाय 2 पॉइंट्स। हाँ जी बिल्कुल, सेल्सियस पॉइंट जो है ना फिक्स होता है, बिल्कुल सेल्सियस पॉइंट 0 से लेकर 100 डिग्री तक होता है। ये हमने अभी पूरे चैप्टर के अंदर रीड किया, इसी को ही हमने। कहते हैं डैश कैन ओनली होल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर। देखिए वेपोर जब एयर के अंदर होगी तो फिर ही ह्यूमिडिटी होगी ना, तो इसलिए एयर के अंदर वेपोर जो होगी ना उसी को होल्ड किया जाता है, तो इसलिए हम कहेंगे एयर कैन भी, यहाँ पे एयर आएगा। कहता था एयर इज नियरली ऑलवेज इन मोशन एंड दिस इज लेफ्ट एज ए विंड। हाँ जी, हमेशा हवा जो है ना मोशन के अंदर होती है, जिसको हम बाद में विंड का नाम देते हैं और विंड स्केल के अंदर ये चेक करते हैं। कहता था साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेटेरोलॉजी। ये मैंने आपको बताया था। तो जो मेटेरोलॉजिस्ट होते हैं वो असेस करते हैं कि वेदर गर्म होगा, सर्द होगा, बारिश होगी या नमी होगी, क्या होगा, तो हम इसको कहेंगे मेटेरोलॉजी कहेंगे। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेटेरोलॉजी। अच्छा, तो लास्ट वन कहता है द स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 यूनिट। हाँ जी, स्केल जो है ना, स्केल जो होता है वो 100 यूनिट्स के ऊपर ही काउंट किया जाता है। तो ये स्केल दरअसल हमारा उसकी बात नहीं हो रही सेल्सियस की या फ़ारेनहाइट की, वैसे बता रहे हैं कि स्केल 0 to 100 होता है, ये हमें पहले ही पता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया विद एक्सरसाइज, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, और हमने थारोली स्टडी भी किया उसका, जो है ना हमने उसका टेक्स्ट भी प्रॉपरली पढ़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना हमारा काम हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना जैसे ही होगा फिर उसमें बताएंगे आपको। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।